स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। अब बड़ा कॉन्सेप्ट है, आसान बहुत है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास जानने से पहले थोड़ा हम पिछली वीडियो पे जाते हैं, एक दो वीडियो पीछे। उसमें मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहने का मतलब वह न सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, न सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। वह केवल डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है। मीन्स कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये मैं बताया भी था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। चार प्रकार की कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर लिखूंगा। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक चीज बड़ा कॉमन था, क्या? कि लास्ट में हम देखते थे कि इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हम कैलकुलेट करते थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हम सॉल्यूट का मोलर मास क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में यह देखा गया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मानो यह AB इलेक्ट्रोलाइट को, ये ठीक है, यह AB इलेक्ट्रोलाइट है। इस AB इलेक्ट्रोलाइट, या इसको आप मान लीजिए कोई सॉल्यूट है, ध्यान दीजिएगा, यह AB कोई सॉल्यूट है। इसका जो मोलर मास है, मतलब जो हम पहले से कैलकुलेट है, जो एक्सपेरिमेंटली है, जो कैलकुलेट है, इसका मोलर मास मान लीजिए है 60। कितना है? 60। कि AB कोई सॉल्यूट है जिसका मोलर मास क्या है? 60 है। लेकिन जब हम इस AB का मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे थे, किससे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ध्यान दीजिएगा। AB क्या था? एक सॉल्यूट था। इस सॉल्यूट का मान लीजिए मोलर मास कितना है? 60 है। जो एक्सपेरिमेंटली या जो हम पहले से कैलकुलेटेड है, जैसे एसिटिक एसिड लीजिए, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, सबको ऐड करते थे तो जो मोलर मास आता था। ठीक है, लेकिन जब इस AB का हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके द्वारा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा, तो जो यह मोलर मास की वैल्यू आ रही है, मान लीजिए आ गया 70। मान लीजिए, मैं मानक मानने के लिए बोल रहा हूं, कितना आ गया? 70। तो आना तो चाहिए 60, लेकिन आ कितना आ रहा है? 70। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो यह मोलर मास डिफरेंट आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलेंगे?
एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हो रहा है? और यह क्या कहलाएगा? नॉर्मल मोलर मास। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? फिर मैं क्लियर कर रहा हूं कि कुछ केसेस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो मोलर मास आ रहा था वह नॉर्मल से, मतलब वह एक्यूरेट नहीं आ रहा था। तो जो भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, जो भी एक्यूरेट मोलर मास नहीं आ रहा है, उस एक्यूरेट मोलर मास को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और जो नहीं आ रहा उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्यों डस्टर ले लो। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से केवल एबनॉर्मल मोलर मास ही निकल सकता है? नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम नॉर्मल मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब सॉल्यूशन में हम दो कंडीशन अप्लाई कर दे तब। कैसे? अगर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से नॉर्मल मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है। नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है? एबनॉर्मल मोलर मास। लेकिन हमको क्या करना है? नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो दो कंडीशन अगर हम सॉल्यूशन में अप्लाई कर दें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास। क्या क्या कंडीशन है? दो कंडीशन। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन को हम क्या कर दें? डाइल्यूट कर दें। दूसरा, सॉल्यूट न ही एसोसिएशन शो करे, न ही डिसोसिएशन शो करे। सॉल्यूट नाइदर शो एसोसिएशन नॉर शो डिसोसिएशन। मैं इसको बता रहा हूं। तो दो कंडीशन आपको कम से कम याद रखना है। क्या क्या? कि अगर सॉल्यूशन को मस्ट बी डाइल्यूटेड, मतलब उसको हम क्या कर दें? बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें। दूसरा, कि जो उसमें सॉल्यूट ऐड किया गया है वह सॉल्यूट न ही एसोसिएशन शो करे और न ही क्या शो करे? डिसोसिएशन। तो पहला कंडीशन हम देखेंगे। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया है? सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। ठीक है? अगर सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड है, इसका मतलब कहने का क्या होगा कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो, अगर किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो मतलब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, एडेड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एडेड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो दो चीज होगा। क्या? कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, वह एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होंगे वह सॉल्वेंट से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। तो सॉल्यूशन को जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो दो कंडीशन हो सकता है कि सॉल्यूट आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मानो थोड़ा समझिए,
अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, इसमें कोई 10 पार्टिकल है, ठीक है। अब 10 पार्टिकल है, इसको बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से। तो जब डाइल्यूट करेंगे आप, तो डाइल्यूट कर, और यह मान लीजिए मॉलिक्यूल हो गया किसका, सॉल्वेंट का। यह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गया, यह हो गया सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो जब आपने डाइल्यूट किया तो यह सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, और यह यह सॉल्यूट आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, और न ही यह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो जब ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल एज सच रहेगा। अगर मान लो यह आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, तो मैंने 10 पार्टिकल डाला है, तो 10 पार्टिकल जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो पार्टिकल की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। तो जब पार्टिकल की संख्या घट जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, घटेगा। नहीं क्लियर हो रहा है। और एक चीज याद रखिए, यह ब्रह्मास्त्र है, क्या ब्रह्मास्त्र है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मोलर मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करेंगे या सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, घट जाएगा। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, घटेगी। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब मोलर मास बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल मोलर मास नहीं आएगा, तब क्या आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास है। क्लियर हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या था, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। जब आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एज सच रहेगा। तो जब एज सच रहेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल मोलर मास आएगा। क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या था, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्या था कि सॉल्यूट पार्टिकल न ही एसोसिएशन शो करे और न ही डिसोसिएशन शो करे। कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल हो, आपस में मिलना एसोसिएशन, और फिर इसको तोड़ देना क्या होगा, डिसोसिएशन। बात समझिए। जैसे मानो एक सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल आपस में मिल गया तो यह क्या हो गया, एसोसिएशन। यह सॉल्यूट पार्टिकल, एक मिनट रुकिए, यह सॉल्यूट पार्टिकल टूट गया, यह क्या हो गया, डिसोसिएशन। तो क्या कहा जा रहा है कि जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल हो वह न ही एसोसिएशन शो करे और न ही क्या शो करे, डिसोसिएशन। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अगर यह एसोसिएशन शो कर देगा तो क्या होगा, और अगर यह डिसोसिएशन शो कर देगा तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले देखते हैं सॉल्यूट पार्टिकल शो एसोसिएशन। अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं दे रहा हूं, यह 3 सॉल्यूट पार्टिकल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस 3 सॉल्यूट पार्टिकल को हमने सॉल्यूशन बनाया इसका। अब यह तीनों सॉल्यूट पार्टिकल आपस में मिल गए, तो जब आपस में मिल जाएंगे तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा।
3 मिल रहा है तो ट्राइमर, 2 मिलेगा तो डाइमर, ये मालूम होगा आपको। तो जब यह बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, पहले तो हमने 3 डाला था अलग अलग, या आपस में एसोसिएशन करके कितना हुआ, 1 बन गया। तो शुरू में 3 था नंबर ऑफ पार्टिकल, एसोसिएशन के बाद क्या हो गया, 1 हो गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ना। तो पहले 3 था, बाद में 1 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा, घट रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं क्लियर होगा? आइए एग्जांपल से देखते हैं। अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो कर रहा है तो याद रखिए, जब भी सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो करेगा, एसोसिएशन शो करेगा, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस। जब भी सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो करेगा, तो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या क्या होगी, घटेगी। जैसे एग्जांपल देखो, टू मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड। अब यह आपस में शो करेगा एसोसिएशन, तो CH3COH का होल ट्वाइस, या डाइमर ऑफ क्या बन गया, एसिटिक एसिड। कितना लिया गया, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएशन शो किया तो 1 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का डाइमर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, CH3COOH 2 मॉलिक्यूल था, इसका मोलर मास कितना होता है आप जानते होंगे, 60। अब यह क्या शो कर रहा है, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन शो करेगा, कैसे बनेगा, CH3CO या OH हो गया, यह एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, या दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, ये आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या बना रहे हैं, डाइमर। क्या बना रहे हैं, डाइमर। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2। यहाँ एसोसिएट होकर डाइमर बनाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 1। यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 था तो यहाँ पर 2 हो गया, कितना हो गया, 120। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब यह सॉल्यूट एसोसिएशन शो कर रहा है तो 2 से कहां चला जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल में। जब 1 मॉलिक्यूल में जा रहा है तो मोलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब एसिटिक एसिड सो एसोसिएशन। तो एसिटिक एसिड सो एसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो नंबर ऑफ जब पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी। और मैंने बताया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो एसोसिएशन से आप देखिए पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो पार्टिकल की संख्या घटेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो करेगा तो बढ़ा हुआ मोलर मास आएगा, और जब बढ़ा हुआ मोलर मास आएगा ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? पॉज पर करके आप वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे, नोट भी करेंगे। जहां भी कोई दिक्कत आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल मैं डिसोसिएशन समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।